एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे हाई वेटेज रखने वाला टॉपिक है। क्लास 12 अगर कोई बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही कोई बच्चा जो है वो नीट और जेईई की तैयारी कर रहा है 2027 के लिए, तो उसको भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि ये वीडियो अगर आपने मेरे साथ लास्ट तक देख लिया तो मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है, आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनका आप डेफिनेटली कर पाओगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना होगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिक जो है इन वन वीडियो कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है जेईई और नीट की जो बच्चे हैं उनके लिए मास्टर क्लास है। यहाँ पर हम सिद्धांत संरचना और नीट प्रयोगों के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो एक चीज आपको देखनी होगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं ना बच्चों, वो आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपसह संयोजक जो यौगिक होते हैं, उपसह संयोजक जो यौगिक होते हैं ना, उनमें दो चीजें होती हैं। अरे भाई क्या हो गया, पता नहीं भाई। उपसह से जो यौगिक होते हैं ना बच्चों, उन यौगिकों में आप देखेंगे कि दो स्थितियां आपको देखनी पड़ती। एक तो होता है सरल आयन, एक द्विक लवण। एक होता है द्विक लवण, एक होता है संकुल। ठीक है, द्विक का मतलब होता है आपके पास में ऐसे कंपाउंड्स है लाइक K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। अब यहां पर ऐसा अगर कोई फॉर्मूला है तो वहां पर धनायन है ना, दो धनायन और एक ऋणायन होता है। आप ये सोच रहे मैम यहां तो 3 और 1 4 हो गए, नहीं, एक का मतलब होता है सेम ऋणायन है आपके पास में। SO4 ही तो है ऋणायन, इसके अलावा कोई ऋणायन थोड़ी है, क्लोरीन ब्रोमीन नहीं ना। तो कहा गया है कि यहां पर आपके पास में एक ही ऋणायन है, पर पोटेशियम और एल्यूमिनियम दो धनायन है और सल्फेट आपके पास में एक ऋणायन है। डन। एल्यूमिनियम +3, ये +1 होता है। अब संकुल का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल K4 FeCN का होल 6 एक संकुल है। इस संकुल में जो बड़े कोष्टक में है वो एक संकुल है बच्चों, और ये संकुल कभी भी क्या नहीं होते, टूटते नहीं है, अपने आयनों में टूटते नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, संकुल। जबकि इसको यदि आप किसी में डिसॉल्व करोगे तो ये अपने धनायन और ऋणायन अपने आयनों में क्या होते हैं, टूटते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक होते हैं, वो हमेशा संकुल होते हैं, और हम यहाँ पर इन्हीं को ही आइडेंटिफाई करेंगे कि संकुल यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी उपसह संयोजक एक प्रकार का बंध भी होता है, और उस बंध में क्या होता है, एक तरह का एरो का निशान, जिसमें एक लोन पेयर दान किया जाता है सिंगल एक एटम के द्वारा। एक व्यक्ति ही सबको दान देगा, दूसरा केवल लेगा, इसलिए यहाँ पर बनने वाला बंध उपसह संयोजक बंध, और इस यौगिक को उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो है वो धात्विक बंध पाया जाता है। वो ध्यान से हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कैसे बनता है, क्या बनता है। ठीक है, चले, क्लियर हो गई? ओके।
आइए, अब यहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो थे उनको समझाया, एक वर्नर नामक वैज्ञानिक आया जिन्होंने वर्नर सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें दो प्रकार के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें वो आयनिक भी हो सकते हैं और अनायनिक भी हो सकते हैं। ऋणात्मक आयन, उदासीन और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। यानी प्राथमिक संयोजकताएं क्या होती है और द्वितीयक संयोजकताएं क्या होती है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको क्या करना होगा बच्चों, यहां पर आपके पास में क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इन सबको पहले समझते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वर्नर सिद्धांत को फिर उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एनाटॉमी समझते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। जैसे ये समझ में आ जाएंगे ना, फिर उसके बाद वर्नर सिद्धांत को हम लास्ट में पढ़ लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनमें आपके पास में एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, सब बच्चों को दिखाई दे रहा है, CONH3 का होल 6 + 3 का होल। डन। यहां पर आप देखेंगे कि ये केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल मेटल दिखाई दे रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे बच्चे, एवरीबॉडी। भाई हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? ओके डन, यही चाहिए था। तो यहां पर आप देख पाएंगे बच्चों कि यहां पर आपका ये जो कंपाउंड है वो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, है ना। क्या है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, इसे हम केंद्रीय धातु परमाणु क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सेंटर में रहता है और जो सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है। अब ये क्या है बच्चों, NH3, ये लिगेंड्स है। क्या है, लिगेंड्स है। लिगेंड्स का मतलब क्या होता है भाई, लिगेंड्स का मतलब क्या होता है भाई, लिगेंड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं बच्चों, दान करते हैं। वहीं पर ये क्या है भाई, ये क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ये क्या है आपका समन्वय संख्या। क्या है, समन्वय संख्या। ठीक है, ये क्या है आपकी समन्वय संख्या। जो 6 है वो क्या है बच्चों, समन्वय संख्या है। क्लियर है, यस मैम। ये क्या है, प्रति आयन, जो कोष्टक के बाहर अनायनित होता है। जो अनायनित होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रति आयन, यानी कि काउंटर आयंस होते हैं। जो क्या होते हैं, बड़े कोष्टक से बाहर होते हैं, वो आयनित नहीं होते। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी कि ये सब क्या क्या लिखे गए हैं। और ये पूरा जो बड़े कोष्टक में लिखा गया है, इसे बड़े कोष्टक में लिखा गया है उसे आप समन्वय मंडल कहते हैं, इसे आप बड़ा कोष्टक भी कह सकते हैं। अब यहां पर एक चीज लिखी हुई है बेटा, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। जब भी किसी कंपाउंड के साथ में समान लिगेंड जुड़े हुए हों तो उसे हम कहते हैं होमो। घर की मुर्गी दाल बराबर, एक घर के अंदर हम सब एक जैसे हैं, चारों बहन भाई एक जैसे हैं, भले कोई बड़ा हो छोटा हो, मम्मी पापा के लिए उसकी इज्जत सेम है, लेकिन बाहर जाते हैं तो सबकी इमेज अलग अलग है। तो वैसे ही कह रहे हैं, होम मतलब घर, घर में सब एक जैसे, होमो मतलब एक जैसे लिगेंड। हेट्रो मतलब जो धातु एक से अधिक प्रकार के लिगेंड से जुड़ा होता है उसे हेट्रोलैप्टिक कहते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई, जब अलग अलग लिगेंड्स सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए हों। आओ बेटा, लिगेंड का माइंड मैप। अब देखो बच्चों, लिगेंड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, दान करता है, वो लिगेंड्स होते हैं। तो एक दंतुक, द्विदंतुक और उभय दंतुक, है ना। किलेट लिगेंड भी होते हैं। तो यहां देखो बच्चों ध्यान से, केवल एक दाता परमाणु जो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकता है, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, दो लोन पेयर नहीं है, एक लोन पेयर एक ही देगा। जैसे क्लोरीन H2O और NH3, भले ही जल के ऊपर दो लोन पेयर है लेकिन वो देगा एक ही। जिसके पास दो दाता परमाणु वो द्विदंतुक, जैसे कि एथिलीन डाइएमीन,
CH2 CH2 NH2। इस मॉलिक्यूल के पास में 2 लोन पेयर है, ये किलेट विलय बना रहा है। एथेन 1,2 डाइएमीन, ऑक्सीलेटो। सही है, क्लियर। उभयदंती क्या होते हैं? एक मां के 2 बेटे, एक मां के 2 बेटे, राम लखन। पर जब राम दान कर रहा है तो लखन नहीं करेगा, जब लखन दान कर रहा है तो राम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि जब किसी कंपाउंड के पास में 2 दाता परमाणु हो, जैसे नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन के पास भी है, तो एक बार कौन देगा? एक बार ऑक्सीजन दे रहा है तो एक बार नाइट्रोजन। क्लियर है बात समझ में? एक बार नाइट्रोजन डोनर है, एक बार ऑक्सीजन डोनर है। ऐसे HCN में एक बार सल्फर डोनर है, एक बार नाइट्रोजन डोनर। क्लियर हो गया? देखो यहां दिखा गया है, एक दंतुक, द्विदंतुक, षटदंतुक, बहुदंतुक, इसे किलेट भी बोलते हैं। जब बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक वलय बनाते हैं उसे किलेट वलय कहते हैं, वो हाईली स्टेबल होती है। आओ, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यहां पर यही था कि जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊं तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। मेरा मेन मोटो यही था। तो यहां पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उभय दंतुक लिगेंड है? H2O एक दंतुक, NH3 एक दंतुक, ये द्विदंतुक और ये उभय दंतुक। FeC2O4 का होल थ्राइस 3- में Fe की उप सह संयोजक संख्या कितनी होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करें मैम? आइए, कोष्टक के बाहर लिखे हुए अंक को यहां लिख दो, उसके बाद इस कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की जो क्षमता है वो लिख दो। यहां पर कितनी क्षमता है, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। समझ आई? वापस सुनो, कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ है, जैसे कि ऑक्सीलेटो के बारे में पूछिए, Fe की, किसी की भी पूछिए, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सह संयोजक संख्या, इसकी तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, है ना? ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है? Fe का थोड़ी होता है। किसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो Fe के साथ कितने बंध बनाएगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। क्लियर बेटा? 3 × 2 6। हिंट, वह संकुल जिसमें धातु आयन केवल एक ही प्रकार के दाता समूह से जुड़ा हो कहलाता है। एक ही प्रकार, होमो। सही है। केंद्रीय धातु परमाणु आयन कार्य करता है। केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, हमेशा लेता है केंद्रीय धातु परमाणु। तो क्या होता है? लुईस अम्ल की लुईस क्षार, लुईस अम्ल। जो धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है वो लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है और द्विदंत। चले, एथेन 1,2 डाई किस प्रकार का लिगेंड है? द्विदंतुक। चले, यहां पे इसको हटा दो। चलिए आओ बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट IUPAC नामकरण। जो बच्चे ने ये आज मेरे साथ देख लिया, आज के बाद उसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जितने भी होते हैं, संकुल जो यौगिक होते हैं, उनमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। बट उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहना होगा। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड हो उसमें पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम, हमेशा ध्यान से देखो, पहले धनायन फिर ऋणायन। लिगेंड के क्रम की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में लिखना होता है, आवेश पर ध्यान दिए बिना। क्या आवेश है ये सब मेंशन नहीं, बस इतना ध्यान दे कि अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अगर लिगेंड की संख्या में पहले से, जैसे एथिलीन डाइएमीन है, अब इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे? डाई एथिलीन डाइएमीन थोड़ी लिखोगे, उसके नाम के आगे लिखोगे बिस एथिलीन डाइएमीन। डाई ट्राई हो तो बिस और ट्रिस का उपयोग करते हैं। धनात्मक उदासीन संकुल है अगर आपके पास,
तो सामान्य नाम ऋणात्मक संकुल नाम के अंत में 8 लगा दीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन संख्या में लिखा जाता है। आओ बच्चों, अभी समझ में आ जाएगा। आपके सामने कंपाउंड दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस कंपाउंड में जो आपका सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट? पोटेशियम +1 कितना लिखा हुआ है 3, प्लस एल्यूमिनियम को X मान लो। ऑक्सीडेटर कितना होता है -2 चार्ज होता है कितना 3, कितना हो गया 3 + x -6 x बराबर +3। ठीक है, यानी कि 3 तो आएगा पर 3 इन सब में है। अब क्या लिखेंगे? जब भी आपके पास ये संकुल कैसा है, आगे कोई भी फॉर्मूला है जैसे NaCl है, आगे वाला प्लस होता है पीछे वाला माइनस, तो संकुल माइनस में आ गया, ये प्लस में है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सरल आयन का नाम बिना संख्या के, क्या लिख दिया? पोटेशियम। फिर लिगेंड का नाम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट। ऋणायन है तो धातु परमाणु उसके नाम के पीछे 8 लगा दो। ऐसे इनके IUPAC नामकरण आपको करने सबके। एवरीवन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो मैंने सिखाई दिया है सबको। क्लियर है? यस मैम। एवरीवन ओके डन। चलो भाई, अब बढ़ती हूं आगे। IUPAC नामकरण की कला, ध्यान से देखो। इस कंपाउंड को दिया गया है तो सबसे पहले इसको देखो कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है। ये धनायन कॉम्प्लेक्स है, ये ऋणायन कॉम्प्लेक्स है और ये धनायन कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम फर्स्ट एनायनिक कॉम्प्लेक्स, अल्फाबेटिकली। क्लियर है? बात समझ में आई? तो यहां पर आपको लिगेंड्स के बारे में देखना है, फिर मेटल और फिर उसका नामकरण करना है। ऐसे ही लिगेंड्स, फिर इतना इजी है। ये सब चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेगी, आप कितनी भी कोशिश कर लें पर किताब में ये सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पर आपको समझाया जा रहा है। समावयवता, ज्यामितीय वास्तुकला। ज्यामिति, समावयवता का मतलब होता है कई प्रकार की समावयवताएं होती है। अगर आप समावयवता की बात करें तो समावयवताएं कई प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी संरचनात्मक समावयवता, एक होती है आपकी त्रिविमीय, है ना। तो संरचनात्मक और एक होती है त्रिविमीय। त्रिविमीय ज्यामिति होती है, ज्यामितीय और प्रकाशिक। तो ये ज्यामिति है जहां सिस और ट्रांस लिखा जाता है। समान समूह समान दिशा में सिस, समान समूह विपरीत दिशा में ट्रांस। ठीक है। चतुष्फलकीय जो भी कंपाउंड्स होंगे वो ज्यामिति समावयवता कभी नहीं दिखाएंगे, बिकॉज ऑफ उनमें बॉन्ड एंगल फिक्स्ड होता। चले बेटा, आप देखो ध्रुवण समावयवता, जिसमें प्रकाशिक समावयवता भी हम कहते हैं। प्रकाशिक समावयवता का क्या होता है बेटा? ध्यान देने वाली बात है कि प्रकाशिक समावयवता में सममिति नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक कंपाउंड को बराबर भागों में काटा जाना नहीं चाहिए। अगर सममिति है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते हैं। सममिति तत्व अनुपस्थित होना चाहिए, अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं होने चाहिए, है ना। दक्षिण ध्रुव गुणक और वाम ध्रुवण गुणक, ये तो बहुत इजी है। चले, द्वितंतुर लिगेंड वाले अष्टफलकीय संकुलों में ध्रुवण समावयविता दर्शाई जाती है, जबकि विपक्ष रूप अक्रिय होता है। केवल प्रकाशिक समावयवताएं जो मॉलिक्यूल दिखाता है वो समपक्ष होता है, यानी कि सिस फॉर्म ही इस प्रकाशिक समावयवता दिखाता है, ट्रांस कभी भी नहीं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलो बच्चों फटाफट देखो, ज्यामिति समावयवता की पहचान करने के लिए समावयवता और स्टेप 3 ये कह रहा है कि ज्यामिति की पहचान कैसे होगी। वर्ग समतलीय संकुल बनाता है, हम ABCD लिगेंड जैसे कि पिरिडिन
कि स्थिर रखें और अन्य 3 को घुमाएं। 3 ज्यामितीय समायुक्ताएं बनते हैं, सिस और 2 ट्रांस। एक सममिति तल होता है। चले, ओके। आओ बच्चों, अब आता है संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वीबीटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी क्या होती है? जिसमें हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी संकुल है, उसकी संरचना कैसी होगी, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय, त्रिकोणीय, द्विपिरामिड। तो उसके लिए हमें संकरण ज्ञात करना होगा उस कंपाउंड का। तो संकरण अपने पास हमें पता है sp3 होता है, dsp2 होता है, sp3d2 और d2sp3। ये आपने 11th में बहुत बढ़िया से पढ़ा हुआ है और आकृतियां भी आप जानते हैं। बस थोड़ा सा यहां पर देखने वाली बात है, मैम ये क्या है? अष्टफलकीय बाह्य कक्षक और अष्टफलकीय आंतरिक। बेटा जब 3D और 4s -n-1d तो हुआ, जब 3D हो रहा है तो आंतरिक, जब 4s 4p 4d तो बाह्य कक्षक। अगर nd कक्षक है तो बाह्यतम और n-1d कक्षक भाग ले रहा है तो आंतरिक कक्षक। क्लियर है? संकरण प्रयुक्त परमाणु कक्षकों के तरंग फलन का एक गणितीय परिचालन है, यह कोई भौतिक सत्यता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां आप समझ जाएंगे। देखो बेटा, अगर 3D कक्षक भाग ले रहा है हाइब्रिडाइजेशन में तो उसे आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं, और जब बाहर वाला D कक्षक भाग ले रहा है तो उसे बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। यहां ध्यान दीजिए कि आंतरिक 3D कक्षक निम्न चक्रण संकुल प्रचक्रण युग्मित है। चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी? जब इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय। क्लियर है? बात समझ में आई बेटा? ये आपको परफॉर्मा बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। आइए जी, वीबीटी और चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला है जिसमें n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे हम देखते हैं 1 तो 1.73, 2 तो 2.83, 3 तो 3.87, 4 4.90 है ना, और 5 5.92। यही होता है। तो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका बोर मैग्नेटोन होगा, Bm चुंबकीय आघूर्ण। अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की ओर आकर्षित होता है, प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षण होता है। स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है निम्न चक्रण और दुर्बल लिगेंड युग्मन नहीं करते हैं तो उच्च चक्रण। इलेक्ट्रॉन यदि लिगेंड्स प्रबल हो, ध्यान दें प्रबल लिगेंड क्षेत्र की सीरीज है, आगे अभी हम बात करेंगे। अगर लिगेंड्स प्रबल हो तो वहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है तो उसे हम निम्न चक्रण संकुल कहते हैं कि अब वो स्पिन नहीं करेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं तो उन्हें उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। आओ बच्चों, दिया गया जो कंपाउंड है उसमें केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान इतना है, तो संकुल में क्या ज्यामिति होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया? 3d5 हो गया। 3d5 का मतलब हो गया मैग्नीज +2। लिगेंड का प्रभाव कितना है? अयुग्मित है, युग्मन नहीं है तो लिगेंड दुर्बल हो गए, और 3D कक्षक उपलब्ध नहीं है इसलिए 4s 4p कक्षकों का उपयोग होगा sp3 संकरण। वाओ, सुपर अमेजिंग बेटा, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। तो यानी sp3 है तो किसकी चतुष्फलकीय की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई पढ़ाता ही नहीं है। सब कोई आएंगे बताएंगे बोहर मैग्नेटॉन से संकुल की ज्यामिति बताओ। गजब है भाई, निकाल लिए ना। बात समझ में आया कि नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। चलिए अभ्यास करो फटाफट। किस प्रकार का संकुल है ये? NH3 किस प्रकार का है? लिगेंड कैसा है? अगर दुर्बल है तो आंतरिक है ना, दुर्बल होगा तो नहीं, प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। दुर्बल है तो युग्मन नहीं होगा। प्रचक्रण संकुल निम्न है तो निम्न चक्रण संकुल है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया? युग्मन हो गया। चुंबकीय संकुलों का संकलन सामान्यतः है
चतुष्फलकीय का। प्रतिचुंबकीय है तो प्रबल लिगेंड, बाकी सब दुर्बल है। देखो चले, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। चले, अब आती है CFT। CFT में सबसे इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है कि 5 डी कक्षक होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं भाई, 5 डी कक्षक आपस में क्या करते हैं, आपस में विपाटन करते हैं। तो T2G कक्षक जिनको कम ऊर्जा चाहिए विपाटन के लिए, और AG कक्षक। ये कैसे टूटा मैम, जब आप डी कक्षकों के बारे में पढ़ते हैं तो डी कक्षक में इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है ना। तो लिगेंड जब इस तरह से आ रहे होते हैं, एक तो आता है कक्ष पर, एक आता है कक्ष में। जब कक्ष में आते हैं तो कक्ष में होता है T2G और अक्ष पर होता है EG। तो अक्ष पर नहीं आकर के यदि अक्ष पर आ रहा है तो हमेशा अष्टफलकीय में क्या होता है बेटा, एक्सिस में, तो प्रतिकर्षण कम हो जाता है। तो यहां पर T2G की एनर्जी कम और AG की एनर्जी ज्यादा। लिगेंड और धातु इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण जो है समाप्त हो जाती है। विपाटन देख पा रहे हैं बेटा, किसमें है ये, चतुष्फलकीय में विपाटन उल्टा हो जाता है जब एक्सिस पर आते हैं। एक्सिस में था तो वो था अष्टफलकीय, और एक्सिस पर है तो ये वाला है। विपाटन एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। आओ जी, अब आता है ये वाली स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रबल लिगेंड्स कौन से होते हैं और दुर्बल कौन से होते हैं, ध्यान दो जल्दी से। प्रबल लिगेंड कौन से होते हैं बच्चों, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड का क्या मतलब है, D4 विन्यास के लिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, है ना, इस तरफ बढ़ता जा रहा है। तो सबसे दुर्बल तो फ्लोरीन क्लोरीन यही होते हैं, सबसे ज्यादा प्रबल होता है कार्बोनिल, साइनाइड, एथिलीन डाइमीन, NH3। ठीक है, H2O दुर्बल है। ठीक है, जिनकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, विपाटन ऊर्जा ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी कम, है ना, तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। चलो भाई, रंगों का रहस्य DD संक्रमण, है ना, DD संक्रमण होता है तो रंग बदल जाते हैं। तो कहा गया है कि जो संकुल्स होते हैं, नीला हरा 500 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य पर लाल रंग दिखता है। जब लाल अवशोषित होता है तो नीला दिखता है, और पीला अवशोषित होता है तो बैंगनी दिखता है। ध्यान देना। अब आता है इनके क्वेश्चंस, देखो बेटा, अष्टफलकीय में T2G की औसतन ऊर्जा कितनी होती है, 2/5। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब युग्मन हो गया, और युग्मन हो गया इसका मतलब प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, T2G और EG। प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या बनाते हैं, निम्न चक्रण। प्रबल है तो वो छोटा है, जो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। और EG कक्षक है तो क्रिस्टल क्षेत्र में टूटना किसके कारण होता है, धातु और लिगेंड के बीच प्रतिकर्षण से। कार्बोनिल कंपाउंड्स में आबंधन, है ना, सहक्रियाशीलता। मॉलिक्यूल में जब बैक बॉन्डिंग होती है, जब मेटल का खाली और लिगेंड का भरा हुआ कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है तो उसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, सिग्मा बंध, कार्बोनिल के कार्बन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु के रिक्त कक्षक में जाता है तो ये सिग्मा बंध बनता है। और जब पाई बंध कब बनता है बच्चों, जब धातु के पूर्ण पूरित कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षक की ओर जाता है तो पाई बंध का निर्माण होता है। ठीक है, यह देने लेने की प्रक्रिया एक सहक्रियाशील प्रभाव है जिसे सिंजेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, अत्यधिक मजबूत होता है। चलो भाई, वास्तविक दुनिया में एक्चुअल में जैव तंत्र में क्लोरोफिल, मैग्नीशियम संकुल होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन B12 में कोबाल्ट, सिस प्लेटिनम कैंसर के इलाज में यूज होता है, एथिलीन डाइमीन PB विषाक्तता के कारण कीलेट बनाता है। धातुकर्म में सिल्वर, AU, मास प्रक्रिया में निकल का शुद्धिकरण। वेरी गुड, ये तो तुम्हारा ये क्वेश्चंस तो हो गए। अब वर्नर सिद्धांत समझ में आ जाएगा कि वर्नर थ्योरी क्या कह रही है। कंपाउंड जब दिया हुआ है संकुल, तो उस समय जो संकुल के अंदर है उसे हम कहते हैं द्वितीयक संयोजकता, और जो बाहर है उसे प्राथमिक संयोजकता। ठीक है बेटा, है ना।
अगर बाहर जो प्राथमिक संयोजकता है वही अवक्षेपित होते हैं, क्योंकि वही टूटता है। एक यौगिक एक उच्च चालकता वाला विलयन बनाता है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चंस को आपको एज ए होमवर्क में दे रही हूं, सब बच्चे जरूर कर लेना। चलो जी, ये तो सबको क्लियर हो गया। यस मैम। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ओके, दिस इज अगेन योर, बहुत सारे क्वेश्चंस लाई हूं मैं, आप ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप मुझे शेयर कर दें, मैं पीडीएफ भेज दूंगी। आपका अपना चैनल है, प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए जितना हो सकता है। देन आप मुझे मेरी पर्सनल आईडी पे भी, इंस्टा और फेसबुक दोनों पेजेस मेरे फॉलो कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और जितना हो सकता है सेशन को आप पढ़िए, बार बार चीजों को रिकॉल कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपका पर्सनल रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं फिर, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।